Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. I am Humaira Nazir. Hope you all are fine. So आज जो आपका टेस्ट हुआ है ऐप पे उसकी एक्सप्लेनेशन में जो है अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी. सो क्विक रिकॉल टेस्ट राइट. तो आइए शुरू करते हैं. सो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, Which state government has launched Khel Nursery Scheme 2022-23 to promote sport? प्रमोट स्पोर्ट. ठीक है. तो ये क्या था, खेल नर्सरी स्कीम जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी? किस स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च की थी? हरियाणा. राइट. सो द राइट आंसर इज योर ए पार्ट. हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट ने खेल नर्सरी स्कीम जो है लॉन्च की थी सो डैट वो नर्सरी स्पोर्ट्स को जो है वो प्रमोट करें. और इसमें जितनी भी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन ओलंपिक्स वगैरह, वो सारी इसी के अंदर आ जाती हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has authored the book title India's Ancient Legacy of Wellness? India's Ancient Legacy of Wellness जो है वो किसने लिखी? ये बुक किसने लिखी है? So the right answer is your part D, रेखा चौधरी. उनने ये बुक लिखी और ये बुक लॉन्च कब हुई थी? वर्ल्ड डिजिटल डे सेलिब्रेशन के दौरान लॉन्च की गई थी इन द प्रेजेंस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नर. राइट. So next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड चलो स्मार्ट कार्ड्स फॉर कन्वीनियंट बस ट्रैवल? किस स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड्स कन्वीनियंट बस ट्रैवल के लिए जो है लॉन्च किए? तो किसने किया? महाराष्ट्र. सो द राइट पार्ट इज़ योर डी. महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया सो डैट पैसेंजर्स जो हैं अब वो ऑनलाइन टिकट्स भी बुक करवा सकते हैं और पासेस बुक करवा सकते हैं थ्रू ई वॉलेट. राइट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप द गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021? गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के हिसाब से किस स्टेट ने जो है टॉप किया? सो द राइट आंसर इज पार्ट सी, गुजरात ने जो है टॉप किया. राइट. एंड द लास्ट one is which state chief minister has launched Mindam Manja Pai scheme to promote the usage of cloth bags by their public and discourage the use of plastic bags by the public है. ठीक है. किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने जो है मिंदम मंजा पाई स्कीम जो है वो लॉन्च की ताकि वो क्या करें, इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स वो कौन से बैग्स यूज़ करें? क्लोथ बैग्स यूज़ करें. तो वो किसने की थी? तमिलनाडु. क्योंकि मंजा पाई जो है ये एक तमिल लैंग्वेज में बोला जाता है इसको, बैग्स को. सो दैट्स वाई द राइट पार्ट इज आंसर तमिलनाडु. ए पार्ट इज योर राइट आंसर. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टेस्ट एक्सप्लेनेशन. थैंक यू सो मच. Welcome to JK Civil Services. In this video lecture we will discuss some important objectives. We will solve some important objectives with respect to polity. Okay, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, Constituent Assembly was set up under which of the following plan? कौन से वाले प्लान के अंडर सेटअप हुई थी? इट वॉज कैबिनेट मिशन प्लान, जो कब आया था? 1946 में, मार्च 24, 1946 में. इट वॉज हेडेड बाय पी लॉरेंस. ठीक है, पी लॉरेंस इसको हेड किया था. इट वॉज अ 3 मेंबर बॉडी, पी लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर. ठीक है, अलेक्जेंडर प्लस सर स्टैफर्ड क्रिप्स भी इस मिशन का पार्ट थे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 इज हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? इनॉग्रल मीटिंग, इट वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, जिनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस, जहां पर असेंबली के सबसे ओल्डेस्ट मेंबर को चूज किया जाता है. फिर 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो इनॉग्रल या टेम्परेरी अगर पूछा गया तो इट इज सच्चिदानंद सिन्हा. क्वेश्चन नंबर 3 इज द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अपॉइंटेड ऑन? ड्राफ्टिंग कमेटी को कब अपॉइंट किया? इट वाज अपॉइंटेड ऑन 29th of August 1947. ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड 7 members थे इसमें टोटल. हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स? ठीक है ना, टोटल 8 हमारी मेजर कमिटीज़ थी, उनमें से रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स वाज वन ऑफ द कमिटी जिसके चेयरमैन जो थे इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद.
Question number 5 is objective resolution was put forward by objective resolution को जवाहरलाल नेहरू ने ये किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को मूव किया था इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये, और इसको अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है ना। हमारा जो प्रीएम्बल का टेक्स्ट है, कंटेंट है, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर ही बेस्ड है। Hello and welcome. This is the MCQ lecture 3 for your economic series. So our first question is, which committee recommended the state specific poverty line? Your option number 1 YK Alagh committee, DT लखड़वाला committee, सचिन तेंदुलकर कमेटी या दादा भाई नरोजी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डीटी लखड़वाला कमेटी, क्योंकि हमने देखा था कि डीटी लखड़वाला कमेटी ने ही स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन दी थी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रंगराजन कमेटी केम इन द ईयर 2014, 2015, 1990 या 2000। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2014, क्योंकि हमने देखा था कि रंगराजन कमेटी जो थी वो 2014 में आई थी और ये आपकी सबसे लास्ट कमेटी थी। ठीक है, 2015, 19 और 2000 में कोई भी पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए कोई भी आपकी ऐसा कोई भी जो कमेटी है वो नहीं आई है। ठीक है, जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ यूबीआई। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सा है जो कंपोनेंट नहीं है यूबीआई का? दैट इज यूनिवर्सैलिटी, टोटलिटी, अनकंडीशनैलिटी एंड एजेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका टोटलिटी, क्योंकि हमने देखा था यूनिवर्सैलिटी जो है मतलब जो भी यूबीआई के अंडर जो भी आपको इनकम दी जाएगी वो यूनिवर्सली दी जाएगी, सभी को दी जाएगी, उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी जाएगी। और एजेंसी में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक जो इंडिविजुअल है उसको ये अपनी मर्जी है कि वो ये जो पैसे हैं वो कैसे भी करके मतलब खर्च कर सकता है। ठीक है, आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 अमर्त्य सेन, अभिजीत बैनर्जी, YV रेड्डी एंड रघुराम राजन। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अमर्त्य सेन। बट जैसे आपको पता होगा रघुराम राजन जो है ये फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं RBI के। ठीक है, ये तो नहीं है। VY रेड्डी भी जो आपके जो है ये एक प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट है, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। इसके बाद जो अभिजीत बैनर्जी हैं, ठीक है, इनको भी 2019 में जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। ठीक है, 2019 में इनको भी जो है वो ये एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, और इनको इनके दो अलग लोगों के साथ जो इनके को रिसर्चर थे उनके साथ जो है वो नोबेल प्राइज़ 2019 का मिला था। और वो दो को रिसर्चर कौन थे ये आपको मतलब पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, एथर डफलो, ठीक है, और दूसरे थे आपके मिचेल क्रैमर। ठीक, और इनका जो सब्जेक्ट था जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया हुआ था वो क्या था? इनको मिला था रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी। इन्होंने जो है वो रिसर्च की थी रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी पे और उसके इफ़ेक्टिव मेथड्स क्या हैं जहाँ से हम पॉवर्टी को जो है वो बाहर पॉवर्टी से बाहर जो है वो निकल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है विच कमेटी डिफाइन द फर्स्ट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन मोस्ट इफेक्टिव मैनर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो है आपके YK अलाग कमेटी, दांडेकर एंड रथ कमेटी, DT लखड़वाला कमेटी एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका A, दैट इज़ YK अलाग कमेटी। देखो अगर DT लखड़वाला एंड रथ कमेटी की अगर हम बात करें तो इसने भी जो है पॉवर्टी लाइन के लिए के बारे को डिफाइन किया है। ठीक है, हमने पढ़ा था शायद 1971 में था वो। इन्होंने कौन सी पॉवर्टी लाइन दी थी? कैलोरी बेस्ड। बट इनकी जो पॉवर्टी लाइन थी वो इन जनरल बात करती थी। ठीक है, जबकि जो अलाग कमेटी थी इन्होंने जो अर्बन एरियाज़ के लिए अलग और रूरल एरियाज़ के लिए अलग कैलोरी बेस्ड जो पॉवर्टी लाइन थी वो दी थी। इसीलिए इसको मोस्ट इफेक्टिव मैनर में माना जाता है कि जिन्होंने पॉवर्टी को जो है वो एस्टिमेट लगाया थ्रू कैलोरी बेस्ड मैनर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर MCQ लेक्चर 3। थैंक यू वेरी मच। तो हम डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके कुछ MCQs हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए द ग्रेट पाथ, जो ग्रेट पाथ है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के इज फाउंड एट, वो कहाँ पे हमें मिलता है? तो हमने पढ़ा था, ऑप्शन है आपके पास ए हरापा, B है मोहनजोदारो, C है आपके पास रोपर और D है आपके पास कालीबंगन। तो हमें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो ग्रेट बात है वो कहाँ पे फाउंड हुआ है? वो है आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर B, दैट इज मोहनजोदारो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विच वॉज द ओनली इंडस साइट विच एन ऑफिशियल आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड हमें कहाँ मिला है? ऑप्शंस की बात की जाए, ए है लोथल, बी है कालीबंगन, सी है आपके पास हड़प्पा और डी है आपके पास मोहिंजोदारो। आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा है उसमें हमने इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स पढ़ी थी और इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। लोथल जो है वो गुजरात में है और हमें क्या मिला था यहाँ पे? आर्टिफिशियल डॉकयार्ड हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द हड़प्पन डिड नॉट नो द यूज ऑफ, हड़प्पा के जो लोग थे वो किसका यूज करना नहीं जानते थे, तो वो कौन सा था? कॉपर, क्या कॉपर था? ऑप्शन नंबर बी ब्रॉन्ज, क्या ब्रॉन्ज था? ऑप्शन नंबर सी गोल्ड, क्या गोल्ड को वो जानते थे? ऑप्शन नंबर डी आयरन, क्या वो आयरन को जानते थे? इसमें हमने पढ़ा कॉपर को भी जानते थे, ब्रॉन्ज को भी जानते थे, इसके अलावा गोल्ड ट्रेड भी होता था और इसके अलावा हमने आयरन कहीं नाम नहीं देखा कि आयरन को वो लोग नहीं जानते थे। इसका करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम पीरियड क्या है हमारे पास? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था, जिसका टाइम पीरियड क्या रहता है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन। 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो आएगा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। नेक्स्ट अगर लास्ट क्वेश्चन की बात करें, लास्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे तो क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर, कौन सा मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर हमें फाउंड हुआ है एट ऑल द, यार रखना, ऑल द हड़प्पन साइट्स, जितनी भी हड़प्पन साइट्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल हमें कौन सा मिला है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यूनिहॉर्न बुल, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास काउ, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बुल और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास टाइगर। तो इसमें हमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यूनिहॉर्न बुल जो है वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन जितने भी है उनमें हमें सबसे ज़्यादा एनिमल जो फाउंड हुआ है वो यही फाउंड हुआ है जिसका एक सिंग होता था। ये थे एमसीक्यूज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन नंबर सीरीज। सो हियर इज़ द एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। अगर हम इस एमसीक्यू को एनालाइज करेंगे और हम ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या रिलेशन है, तो सिंपली हमें पता चलता है कि 5 को इंटू किया है 3 और फिर प्लस किया है 1 तो मिला है 15, लाइकवाइज तो मिला है 16, लाइकवाइज 16 को इंटू किया गया है 3 और प्लस किया हुआ है 3, तो ये हमें मिलता है 51। और इसी तरीके से हमें फिर 51 को इंटू किया है 3 और प्लस किया हुआ है 5, तो वो हमारा निकलता है 158, क्योंकि अगर आप 51 को इंटू 3 करोगे तो 153 हुआ और प्लस 5 करोगे तो वो आपका होता है 158। तो लाइकवाइज हमारा जो लास्ट की जो हमारी टर्म है दैट इज़ 158, इसको भी करेंगे इंटू 3 लेकिन प्लस जो हमारी सीरीज चल रही है 1 3 5 तो 7 ऐड करेंगे। तो जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे 158 इंटू 3 करोगे और प्लस 7 करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा दैट इज़ 481। नाउ MCQ number 2 is 15, 15, 20, 10, 25, 1। अब ये MCQ जो हमारा है ये हमारा बनाता है अल्टरनेट सीरीज। 15 के बाद है 20, 20 के बाद है 25, तो फिर क्या आएगा? ठीक है ना, 15 के बाद है 20, 20 के बाद है 25 और 25 के बाद क्या आएगा? तो इजीली हमें पता चलता है कि 15 है, 20 है, 25 है, तो फिर आएगा हमारा 30। सो इसका जो आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी 30। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। 5, 20, 10। और अगर इस वाली सीरीज को एनालाइज करोगे तो 15 है, 10 है, 5 है, मतलब यहाँ से प्लस 5 हो रहा था, यहाँ से ऊपर से प्लस 5 हो रहा था, प्लस 5 हो रहा था, तो नीचे से माइनस 5 हो रहा है। MCQ नंबर 3 इज 255 366 479 684। अगर आप इस
क्यू को एनालाइज करोगे तो आप मिडल वाली टर्म देखो, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो मतलब इसके बाद जो हमारा आंसर मिलेगा तो उसकी मिडल टर्म होगी 9। अब अगर आप पहली टर्म को एनालाइज करोगे, फर्स्ट टर्म को एनालाइज करोगे और लास्ट की टर्म को एनालाइज करोगे तो आपको ईजिली वो कैसे मिलेंगी। देखिए अगर आप ये देखोगे 2 5 5, इसकी जो पहली टर्म, इसकी जो मिडल टर्म है 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 25। लाइकवाइज हमारे पास है 3 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, लाइकवाइज 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो है 891। अब हम MCQ नंबर 4 करेंगे। 31 28 31 30 31। अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे, कभी कभार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर 31 ये क्या है, जनवरी, दीज आर डेज इन द मंथ्स, तो जनवरी 31, फरवरी 28, 29 भी फरवरी कभी कभी होता है अगर लीप ईयर होगा, तो फिलहाल जनरली 28 हम कहते हैं। इसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30 और मई का आपका आता है 31। तो इसके बाद जो जून का आपका आता है दैट इज़ 30 जून का आपका आता है 30। लाइकवाइज जुलाई का आता है 31, अगस्त का भी आता है 31। तो यहाँ पे जो हमारा अब इसका आंसर आएगा दैट इज़ 30। अब MCQ नंबर 4 हम देखेंगे, दैट इज़ 4 5 9 18 34। अगर आप इस MCQ को कोशिश करोगे करने की, आप थोड़ा इसमें देखोगे कोई मेथड तो यूज़ नहीं किया गया है, तो लगता नहीं है कोई पर्टिकुलर मेथड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम सिंपली इस क्वेश्चन में नंबर गैप का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। अब देखिए जब फर्स्ट स्टेप हम करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1, 5 में से 4 को 1, 9 में से 5 तो 4, 18 में से 9 तो 9, 34 में से 18 16, ठीक 16। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिला, ये नंबर गैप 1 4 9 16, लगता है कोई कनेक्शन है। अगर आप देखोगे 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी कोई नंबर होगा। यहाँ पर भी देखिए जब 4 5 9 18 34 में हमने नंबर गैप निकाली तो 1 4 9 16, तो यहाँ पर भी कोई नंबर होगा, यहाँ पर भी कोई नंबर होगा जो आंसर है हमारा, और यहाँ पर भी कोई नंबर होगा। अब देखिए 1 4 9 16 है तो ये है 3 स्क्वायर, इस तरीके से 4 स्क्वायर, इसके बाद आएगा हमारा 5 स्क्वायर दैट्स 25, तो इसमें आएगा 25, इसमें आएगा 25। अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है 4 को 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 4 करेंगे तो 9 आता है, 9 को 9 करेंगे तो 18 आता है, 18 को 16 करेंगे तो 34 आएगा, 34 को प्लस करेंगे 25 तो आपका क्या आएगा 59। तो इसका जो आंसर है दैट इज़ 59 C। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास जो है, हमें बताया गया है कि 5 10 20 40 और लास्ट वाली टर्म जो है 1 2 8 0 है, और हमें बतानी है विच टर्म ऑफ द सीरीज़ इज़ 1 2 8 0, मतलब ये कौन सी टर्म है सीरीज़ की। अब हमें पता चलता है दूर से ही कि 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, तो ये एक GP है क्योंकि जो इनका कॉमन रेशो है वो सेम है। 10 डिवाइड बाई 5 तो 2 आपको मिलेगा, 20 डिवाइड बाई 10 वो भी 2 मिलेगा, 40 डिवाइड बाई 20 वो भी 2 मिलेगा। मतलब कॉमन रेशो जो टर्म्स का है दैट इज़ 2। अब हमें देखना है 1 2 8 0 कौन सी टर्म है। तो हमारे पास GP की जो nth टर्म होती है, nth टर्म जो GP की होती है दैट इज़ AN, दैट्स इक्वल टू ARN माइनस 1। बहुत ही ईजी है। तो nth टर्म दी हुई है 1 2 8 0, फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, कॉमन रेशो है 2, n कैलकुलेट करना है, कौन सी टर्म है n वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये 5 हम ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पर, तो ये हमें क्या मिलेगा 1 2 8 0 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 तो सिंपली हमें यहाँ पर क्या मिलेगा 256 इक्वल टू 2n माइनस 1। तो इस किस्म के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 है तो ये भी हम इसको भी हम 2 बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसको जब 2 बनाएंगे तो ये आएगा 2 रेज़ पावर 8, 2 रेज़ पावर 8 होता है 256, तो ये आएगा 2n माइनस 1। अब 2 2 सेम है तो दैट मीन्स 8 इज इक्वल n माइनस 1, सो n का वैल्यू निकलेगा 9, मतलब ये हमारे पास हुई 9th टर्म।
नाइन्थ टर्म। तो इसका आंसर जो आएगा दैट्स नाइन्थ टर्म। सो ये थे हमारे MCQs ऑन नंबर सीरीज। थैंक यू। Assalamu alaikum. Welcome back to JK Civil Services. Let's start with our solutions for the day 3. When price decreases by 20%, if the expenditure is to be same, what is the percentage of consumption to be increased? So price is decreased by how much? 20%. So this is 20% which is equal to 1 by 5. ठीक है, 1 by 5 के बराबर होता है, तो वो डिक्रीज़ हुआ है, दैट मीन्स ये माइनस हो जाएगा, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 4 by 5, यानी आफ्टर डिक्रीजिंग द फ्रैक्शन इज़ 4 by 5। इतना आपको समझ आया। ये इनिशियल होता है और ये फाइनल होता है, मतलब अगर पहले 5 थी अब कितनी है? 4 है। तो कंजप्शन को क्या का रेशो क्या आएगा? मैंने समझाया आपको, उल्टा हो जाता है, ये ऊपर जाएगा 5, ये नीचे जाएगा 4 फॉर एक्सपेंडिचर टू बी कॉन्स्टेंट। अब देखो, अगर ये इनिशियल है कंजप्शन और ये फाइनल है कंजप्शन, तो ये बढ़ गई है, कितनी बड़ी है? 1 बड़ी है, तो 1 बड़ी है, वो यहाँ पर 1 लिखना है। किसके रेस्पेक्ट में? इनिशियल के रेस्पेक्ट में, 4 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड वी गेट आंसर 25%। 2 numbers are less than third number by 40% and 46%. Second number is what percent less than first number? See, मैंने कहा था फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर लिख लो। ए को मानो 100, तो 100 के रेस्पेक्ट में बड़ी आसानी से हो जाएगा ये। तो 100 है तो एक नंबर 40% कम है, तो -40 आ जाएगा, क्योंकि 100 के ही रेस्पेक्ट में तो डायरेक्टली -40 कर सकते हैं, -40 तो ये 60 आ गया। और दूसरा नंबर है -46, तो दैट मीन्स 54 आ जाएगा, 100 - 46। अब क्या बता रहा है? सेकंड नंबर इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट यहाँ पर चेक करते हैं ये कितना कम है, तो आप देख सकते हैं ये 54 है और ये 60 है, दैट मीन्स ये यहाँ पर 6 कम है, तो वो 6 ऊपर आ जाएगा, इतना लेस है ये। किसके रेस्पेक्ट में? लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो वो नीचे आ जाएगा 60। तो 6 by 60 × 100 इज इक्वल 10%। अब यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए आपको शो किया, ये मैंने सुबह कराया था। तो यहाँ पर क्या था? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट आ जाएगा तो हमें सीधे नंबर्स लिखने हैं, 44 डिवाइड बाई 60। समझ आ रही है बात? तो डायरेक्टली नंबर्स लिखने हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जब कहा जाएगा हाउ मच इज़ इट लेस देन, तो हमें डिफरेंस लिखनी है, तो हमें फिर डिफरेंस लिखनी है, वरना हमें एग्जैक्ट नंबर्स लिखने हैं। तो जब डायरेक्ट पूछे विद रिस्पेक्ट टू, जब डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस लेनी है, इसका ध्यान रहे। द एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 10% ऑफ हिज इनकम इफ सेविंग इज दिस, व्हाट इज हिज सैलरी। ये एक्सपेंडिचर बाय इनकम, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है 10% ऑफ इनकम ऑफ हिज इनकम। तो 10% कितना होता है? 1/10 के बराबर, ठीक। सो दैट मीन्स एक्सपेंडिचर टू इनकम इज़ 1/10। अगर आप सेविंग देखनी हो तो हमें पता है 10 हिस्से टोटल है, अगर 10 में से एक हिस्सा कम कर लो, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? एक्सपेंडिचर है। ये फ्रैक्शन हमें कहाँ से मिली? 10% से। तो अगर आप इससे देखोगे तो हमारी जो सेविंग आएगी वो 9/10 आ जाएगी, इस तरह से 9/10। इफ़ सेविंग ऑफ पर्सन आर 900, व्हाट इज हिज सैलरी? यूनिटरी मेथड, 9 है सेविंग यहाँ पे, 9 के रेस्पेक्ट में ये 900 है, दैट मीन्स 1 विल बी इक्वल टू 100। सो दैट मीन्स सैलरी है टोटल कितनी? 10। ये सैलरी 10 है, या यहाँ पर ये सैलरी इनकम 10 है, तो 10 will 10 to 1000। सो ए इज द करेक्ट आंसर। A student has to score 40 marks to pass. If he gets 40 marks and fails by 40 marks, then find the maximum marks set for the examination. तो maximum marks ढूंढने हैं। तो पास इसको कितने चाहिए? 40% चाहिए। That means उसकी फ्रैक्शन 2/5 बनती है। 2/5 मतलब नीचे हमेशा टोटल होता है, ऊपर जिसकी बात की जा रही है, मतलब ऊपर पास की बात की जा रही है, तो पासिंग इसको 2 चाहिए। अब यहाँ पर हमें दिया गया था इफ़ ही गेट्स 40 मार्क्स, तो उसको कितने मार्क्स आ रहे थे? 40, और फेल हो रहा था 40 मार्क्स से, मतलब उसको आ रहे थे यहाँ से यहाँ तक 40 मान लो, और फेल हो रहा था इस मार्जिन से, इसका मतलब इस मार्जिन तक पासिंग मार्क्स है। तो ये 40 प्लस ये 40 हमें कितना देगा? 80। तो दिस 80 इज इक्वल टू द पासिंग मार्क्स, और दैट इज उसकी परसेंटेज हमें पता है, दैट मीन्स यहाँ पर रेशो के हिसाब से वो 2 है। तो 2 will 10 to 80, 1 will 10 to 40, 5 is the total, so 5 will be equal to 5 into 40, this is 200। This has been solved by me by unitary method। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट सॉल्व करना तो 40% ऑफ x इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व भी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। मुझे यूनिटरी मेथड पसंद है क्योंकि इससे और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फिर आसान हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे इन एन एग्जामिनेशन 52%
In an examination, 52% failed in English, 42% failed in mathematics, 17% failed in both English and mathematics. तो देखिए यहाँ पर फेल की बात कर रहा है, तो फेल प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स, तो बोथ जो है ना, बोथ सुबह भी बोला था, पहले वो माइनस हो जाएगा, तो इसे आपको परसेंटेज फेल निकलेगी. तो फिर ये फेल की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा, क्वेश्चन में फिर बात कहेगा बोथ पास क्या हो रहे हैं, तो बोथ के लिए शॉर्ट में याद रखो, जो यहाँ पर आपको वैल्यू निकलेगा, परसेंटेज फेल का वैल्यू निकलेगा, उसको 100 में से माइनस कर लो, आपको 23% आंसर आ जाएगा. वेन डायग्राम थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप रीजनिंग में वेन डायग्राम पढ़ोगे. अभी जो है अगर किसी को समझ नहीं आया है अच्छे से तो कोई बात नहीं, ये एक टाइप क्वेश्चन, ये एक टाइप क्वेश्चन कर लो, ये एक टाइप क्वेश्चन.